बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल ड्यू एनसीआर इग्नू आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन जून 2023 की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं BCOC 132 के बारे में। जी हाँ, स्टूडेंट्स की तैयारी स्टार्ट हो चुकी होगी क्योंकि आप लोगों के दिसंबर में एग्ज़ाम है। 2023 के स्टूडेंट जो हैं, और हो सकता है कि आप लोगों के अगले साल जो जून में एग्ज़ाम हो, या हो सकता है अगले साल आपके दिसंबर में हो, या फिर वो भी बच्चे हो सकते हैं जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ, एग्ज़ाम देने नहीं गए थे। चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपके टॉपिक अगर सिमिलर है तो आपकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट रेडी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है वो, जो कि आपको मिल जाएगी। बट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट यूनिवर्सिटी जो है PDF जो उन्होंने प्रोवाइड किया है वहाँ से डिस्कस करूँगी, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। बेसिकली इग्नू से मैं पढ़ा रही हूँ, इग्नू की यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली उसका जो PDF है वहाँ से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, राइट। तो आओ फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक है। इसके अंदर यूनिट्स नहीं होती, यूनिट हम लोगों की ड्यू सोल में होती है। जो इग्नू है उसमें ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक के अंदर चैप्टर्स यानी यूनिट होती है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस के बारे में पढ़ना है। सो मैं आप लोगों को मेन कराऊंगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ा रही जिससे आपको बोझ लगे या बोरिंग लगे। ठीक है, आपको बस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। जो मैं एग्जांपल दूंगी उन पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि वही आपके मैटर को बढ़ाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, उन लोगों को टॉपिक समझ आते हैं, वो मुझे कमेंट्स करते हैं, बताते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। अभी जैसे ही जो बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए थे जून में, उनका रिजल्ट काफ़ी हद तक अच्छा रहा। उन्होंने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज किए, इंस्टा पे मैंने चेक किया तो उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। बट कुछ के डाउट्स यही रहते हैं कि मैम आपने जितना हम लोगों को बताया है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो कॉपी पर लिखकर शॉर्ट नोट्स के वे से बताया था। तो आप मुझे ये भी ज़रूर कमेंट करना कि आप PDF से पढ़ने में ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आता है, या लिखकर जो मैं अपनी शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, टेबल्स फ्लो चार्ट्स बनाती हूँ, वो ज़्यादा ईजिली समझ आता है। तो जो आपको कंफर्टेबल होगा मैं आगे वैसे ही वीडियो बनाऊंगी, बट कोई भी टॉपिक रह ना जाए इसलिए मैं ये PDF का यूज़ कर रही हूँ, राइट। तो सबसे पहले आओ स्टार्ट करें। आपको एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए भी सुनने हैं क्योंकि मैटर बढ़ जाएगा। मैटर वहाँ पे काफ़ी सारा लिखना पड़ता है, चीज़ें याद नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपको यही डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं रिलेट करती हूँ मैं, वो आपके मैटर को बढ़ाएंगे भी और ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में हम देख लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम ये समझ लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले हमें यह पढ़ना है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ पढ़नी है। वो 2 टाइप की होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटी HA। कौन कौन सी? ठीक है, एक तो हो गई इकोनॉमिक, एक हो गई नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, ये पढ़ना है हम लोगों को एक तो। उसके बाद हमें पढ़ना है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद बिजनेस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इंडस्ट्री, कॉमर्स, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम साइज इंटरप्राइज, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिलेबस है। मुझे लगता है आपको ये तो समझ आ गया हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह पे ध्यान देने की नीड नहीं है।
आओ फटाफट से इंट्रोडक्शन पे आना स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर मैं बुक की बात करूँ तो जो हमारी बुक है वो हमें क्या बताना चाहती है, क्या उसका मोटिव है। तो सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग अपनी बिजनेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो हमने क्लास 11-12 में पढ़ता, हो सकता है काफ़ी सारे टॉपिक इसमें सिमिलर हैं, लेकिन कुछ जो है वो नए भी ऐड हुए हैं। लेकिन पहले तो 2-4 लाइन में आंसर में बात बन जाती थी, अब नहीं बनेगी। इसीलिए बोल रही हूँ वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है, ठीक है। नहीं आएगा 2-3 बार देख लेना, ईजिली समझ आ जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग बिजनेस जो सब्जेक्ट है या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। आप सोचो, आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, राइट। तो आपको, अगर आप कॉमर्स के नहीं भी है तो भी आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को ये पता चल सके कि इन फ्यूचर अगर आप बिजनेस करने जाते हैं, ठीक है, तो जब बिजनेस करने जाते हैं ये नहीं होता कि बिजनेस में आपने जो है कैपिटल लगा दी। क्या लगा दी? कैपिटल। तो कैपिटल लगाने से ही सब कुछ बात नहीं बनती, उसमें बहुत सारे फैक्टर ऐड होते हैं, यानी कि रिस्क होता है, ठीक है। रिस्क कितना लेना है, कब लेना है, ये सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? हमारे बिजनेस पे डिपेंड करती हैं, ओनर पे डिपेंड करती है, उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, ये सब क्या है? ये सारे वर्ड्स जो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है, जो आगे चल के यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिविटीज़ से स्टार्ट करूँगी। एक्टिविटीज़ होता क्या है? तो एक्टिविटीज़ का मतलब है कि एक्टिविटीज़ 2 तरीके से होती है। हम कोई ना कोई काम तो करते हैं, कोई ना कोई तो एक्टिविटी करते हैं ना, चाहे हम खा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, ये सब चीज़ें, या कुछ सामान बेच रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ है। तो आपको एक सिंपल डिफाइन में ये समझना है, ये वाली जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिफाइन है, वो बोलता है ऑल द एक्टिविटी इन विच वी दस पार्टिसिपेट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट आर कॉल ह्यूमन एक्टिविटी। एक इंसान की एक्टिविटी क्या है कि सुबह से लेकर रात तक उसने जो भी काम किया है, ठीक है, वो सारी एक्टिविटी है, ठीक है। अब आपको बस ये जो चार्ट है ना, चार्ट ज़रूर बनाना है, फ्लो चार्ट ज़रूर बनाने हैं, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आप लोगों के एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, ये वाला, यस दिस वन। तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? तो ह्यूमन, इंसान की एक्टिविटी अभी समझ आ गया क्या होता है। सुबह से लेकर रात तक जो भी हमने काम किया वो सारी ह्यूमन एक्टिविटी है। उसमें 2 पार्ट्स में उसको बांटा गया है। वन इज़ इकोनॉमिक, एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड सेकेंड इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको बस इतना याद रखना है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। किसका? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। जबकि नॉन इकोनॉमिक के अंदर जो मोटिव है वो प्रॉफिट या पैसा कमाना नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 टाइप की चीज़ें आगे फर्दर डिवाइड होती है। एक तो बिजनेस, हम बिजनेस कर लें तो भी हम पैसा कमा रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कोई सा भी बिजनेस कर रहे हैं। किसी की दुकान है तो वो बिजनेसमैन क्यों सुबह आके दुकान पे बैठ रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है इतनी, क्यों रिस्क ले रहा है? क्योंकि उसका मकसद क्या है, मोटिव क्या है? पैसा कमाना। दूसरा है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट है, ये एक प्रोफेशन कैटेगरी के अंदर आता है। डॉक्टर है, लॉयर है, यानी कि इन्होंने प्रॉपर एक पढ़ाई करी है, एक प्रोफेशनल तरीके से डिग्री ली है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो कहाँ से लेते हैं अपनी डिग्रीज? आईसीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें मानने पड़ते हैं, उनके एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उसके बाद जाके कहीं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। या डॉक्टर है तो डॉक्टर की अपनी लाइन है, लॉयर है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग है। तो जो प्रोफेशन होता है वो भी किस लिए होता है? सीए भी इंसान क्यों बन रहा है? ताकि वो एक टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आगे पैसा कमा सके, अपनी फीस चार्ज कर सके, ठीक है। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे कोई पर्सन जॉब कर रहा है, इसमें जॉब का आप एग्जाम्पल डालेंगे, किसमें? एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है? बेसिकली जॉब कर रहा है वो पर्सन, सुबह जाता है शाम को 6-7 बजे आ जाता है, यानी कि उसने पूरा महीना काम किसके लिए किया? कंपनी के लिए। लेकिन करा क्यों? पैसे कमाने के लिए। उसमें भी मोटिव उसका प्रॉफिट कमाता हो। आप बिजनेस करो, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तीनों का मोटिव प्रॉफिट है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं है। जैसे एक मदर ने अपने बच्चे के लिए खाना बना दिया, क्या वो बोलेगी कि अल्लाह बेटा मुझे तुम पैसे दे दो, या बेटी तुम मुझे 50 रुपीज़ पेटीएम कर दो कि मैंने आपके लिए खाना बनाया है? तो ऐसा नहीं होता ना। एक मदर का फ़र्ज है कि वो अपने बच्चे को खाना बना के देंगी ही देंगी, ठीक है। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट था, जो एग्जांपल आपको डालने हैं, इसीलिए बोला है कि एग्जांपल ज़रूर से ज़रूर सुने। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे इसमें होता ही यही है, कोई लव एंड इफेक्शन, सोशल ऑब्लिगेशन हो गए, सोसाइटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी को फिजिकल रिक्वायरमेंट, कोई सी भी चीज़ जो है, अब पेरेंट्स स्कूल छोड़ने जा रहे हैं बच्चे को, हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, सारे क्या है? नॉन इकोनॉमिक है। अब मान लो, मैं एक एग्जांपल और देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है, जब वो अपने क्लिनिक में बैठता है तो 1200 रुपये फीस चार्ज करता है। तो दैट मीन्स वो क्या है, क्या है उसका मोटिव? क्या? पैसा कमाना। लेकिन अगर वही सेम डॉक्टर एक चैरिटेबल
इंस्टीट्यूशन में बैठता है जिसमें वो फ्री, मतलब फ्री कह सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ उसकी फ़ीस 1200 रुपये है, वहाँ वो गरीब लोगों को फ्री में देखता है, उनसे कोई चार्ज नहीं करता। तो यानी कि वो जो डॉक्टर है उस टाइम पे किस कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा, क्योंकि उसने पैसे चार्ज नहीं किए हैं। एनजीओज वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं, राइट। देखो यहाँ लिखा भी है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, कम्युनिटी वर्क हो गया। आजकल देखते हैं कितना सारा लोग दान करते हैं, लेकिन इसमें देखते हैं हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लोग सोशल मीडिया पे बहुत पोस्ट कर देते हैं, आज हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया तो हमने यहाँ जाके किया, या ठीक है अपना अपना ओपिनियन है, हर किसी का, कोई करता है कोई नहीं करता, बट करना नहीं चाहिए। हम किसी की फीलिंग्स के साथ ऐसे नहीं खेल सकते कि अगर हमने दान कर दिया 10 जगह सुना देते हैं, या हमने ऐसा कर दिया तो सुना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वॉशिंग डिशेज़ हो गई, चाइल्ड केयर हो गई, ये सब होता है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे आपको पेरेंट्स का, ये सारे पॉइंट्स आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और वॉलेंट्री स्किलिंग हो गई, ठीक है, ट्रेनिंग एंड स्किल्स होती हैं कुछ, वो सब हो गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ऐड करने इकोनॉमिक एक्टिविटी में। आप बस, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना तो बस आप ये डिफरेंस कर लेना, आपके दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे। इसको आपको बहुत फ़ायदा होगा। लाइन टू लाइन भी लिखा हुआ है, दोनों में से किसी एक के बारे में पूछे तो भी आंसर आपको आता ही है, और दोनों का डिफरेंस पूछे तो भी आपको आंसर आता है, ठीक है। तो आप डिफरेंस कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी देखो लिखा हुआ है, दीज आर द एक्टिविटी विच आर परफॉर्म फॉर फाइनेंशियल गेन, है ना, और ये जनरेट रेवेन्यू विच में प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए करते हैं हम लोग, और जैसे वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ऑफिस एक्सेट्रा। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या परफॉर्म करता है? सोशल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल नेसेसिटी को पूरा करने के लिए, जैसे किसी की मदद कर देना, ठीक है, सेव द चिल्ड्रन क्राई एक्सेट्रा। पर्पस क्या रहता है इसका? फाइनेंशियल मोटिव है भाई, इसका प्रॉफिट मोटिव है, इसका नहीं है। और इसमें आउटकम क्या निकलता है भाई? रिजल्ट इन जनरेशन एंड, मतलब बेसिकली क्या है कि आगे आप उसको फर्दर, जैसे अगर पैसा आ रहा है फिर दोबारा बिजनेस कर लिया, है ना, इस तरीके से चलता रहता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है। मेजरमेंट में क्या होता है? फाइनेंशियल टर्म्स में होता है, जबकि ये तो हमारा पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए होता है कि हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती में तो कोई करेगा नहीं ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है, स्किल पर्सन में डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह आ जाते हैं, जबकि इसमें क्या आ जाता है? पेशेंट विदाउट चार्जिंग यानी फीस, देखा जो मैंने अपने एग्जांपल दिया था, ठीक है। और भी आप अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्टर क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो प्राइमरी भी है, सेकेंडरी है और टर्चरी है। तो आपको पीएसटी से इसको याद रखना है। क्या याद रखना है? पीएसटी। तो पीएसटी क्यों याद रखना है भाई? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे फर्दर ये बताया गया है। प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर क्या होता है? तो प्राइमरी सेक्टर वो होता है बेसिकली जिसमें हम रिलेटेड टू विड्रॉइंग मटेरियल रिक्वायर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं मटेरियल रिक्वायर फॉर प्रोडक्शन, जैसे कि एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें किसमें आती हैं? सारी की सारी प्राइमरी में आते हैं। फॉरेस्ट्री, फिशिंग, हंटिंग, माइनिंग, ये सब आता है। सेकेंडरी में क्या क्या आता है? सेकेंडरी जो होता है वो उसमें क्या होता है कि गुड्स प्रोड्यूस बाय द रॉ मटेरियल, यानी कच्चा माल जो होता है उससे फिनिश में बदल जाता है, जैसे कॉटन, जूट, ये सब है, ठीक है। क्लोथ्स मेड बाय रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन, कॉटन का कपड़ा कैसे बना है? कॉटन से बना है। तो यानी कि रॉ मटेरियल से R to F, रॉ मतलब R से मतलब रॉ, फिनिश में बदलना सेकेंडरी हो गया। टर्चरी क्या है? इसमें सारी सर्विसेज वगैरह आ जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, सॉरी बैटरी लो हो गई थी, और इट्स एग्जांपल्स आर ट्रांसपोर्टेशन वर्क, मेडिकल सर्विसेज, रिटेल ट्रेड, ये सारी सर्विसेज है। जैसे आप बैंक में जाते हो तो वो अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आप कहीं से सामान मंगवाते हो तो वो भी सर्विस है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी आपको बस डिफरेंस सा देख लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस डिफरेंस देख सकते हो आप। बस डिफरेंस में क्या है? बिजनेस में क्या है? बिजनेस इंटरप्रेन्योर डिसीजंस होता है, वो खुद अपना डिसीजन लेता है, कब उसको दुकान खोलनी है, कब बंद करनी है, कब जाना है, कब आना है, क्या लगाना है, सब उसको हाथ में है। प्रोफेशन जिसमें हम नौकरी कर रहे हैं उसमें तो हम एक तरीके से जो बोले, प्रोफेशन में क्या होता है? मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेट। मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर आप भूल जाओ ना प्रोफेशन तो सीए से याद कर लेना, याद आ जाएंगे सारे पॉइंट्स, ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। तो मेंबरशिप होती है बेसिकली, सर्टिफिकेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एक लेटर मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर हो गया। अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं ना जिसको, कि हाँ भाई ठीक है आपको अपॉइंट कर लिया गया है, वो लेटर मिलता है। जबकि बिजनेस में क्या होता है? प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, यानी हम अपना पब्लिक में अपना सामान वगैरह जो है
बेच रहे हैं, ठीक है, इसका नेचर ही क्या है इस तरीके का। जबकि प्रोफेशन में क्या होता है, एक्सपर्टीज़ होती है, एक्सपर्ट सर्विसेज होती हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे ही नहीं कोई बन जाता, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, एक्सपर्टीज़ लानी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, रूल्स हैं सर्विसेज के कि इतने बजे आना है, अगर 9 बजे आना है तो 9 बजे जाना है। ऐसा कभी सुना है कि आप कोई किसी के अंडर में जॉब कर रहा है और वो अपनी मर्जी से जब मर्जी जा रहा है? कभी नहीं। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशंस क्या रहती हैं। देखो बिजनेस में तो क्वालिफिकेशन की कोई नीड ही नहीं है इतनी, ठीक है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। जबकि यहाँ पे प्रोफेशन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्टीज़। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, क्वालिफिकेशन जो होती है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, क्वालिफिकेशन वो डिपेंड करता है जॉब के ऊपर, ठीक है। रिवॉर्ड्स क्या है, देखो बिजनेस में तो हम जो पैसा आएगा उसको प्रॉफिट का नाम देते हैं, और प्रोफेशन के अंदर जो पैसा आता है उसको हम प्रोफेशनल फीस के नाम से देखते हैं, ठीक है। ये दिस वन जस्ट अवे, ये हो गया। और इसमें सैलरी या वेजेस मतलब दिहाड़ी वगैरह मिलती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पैसा पूंजी लगानी पड़ती है, बिजनेस में लगानी पड़ती है। मैं ऐसे टिक करके बताती हूँ, लगानी पड़ती है। इसमें लिमिटेड लगानी पड़ती है, लिमिटेड लगानी पड़ती है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, क्योंकि हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं। रिस्क क्या है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत हाई है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ रिस्क है हद तक, इसके अंदर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो, कम हो ज़्यादा हो, हमें तो सैलरी मिल जाएगी ना। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जबकि प्रोफेशन में नहीं होती हैं, और साथ ही साथ हमारे बिजनेस एम्प्लॉयमेंट में भी हमारी नहीं होती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इसमें कोई नो कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल कोड होता ही है, प्रोफेशनल में ही होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। और इसमें क्या होता है, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड, जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया। अब फटाफट से बिजनेस के फीचर्स देख लेते हैं कि बिजनेस होता मतलब बिजनेस के फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक भी हम जिसे बोलते हैं। सबसे पहला, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस। जाहिर सी बात है कि जब बिजनेस करेंगे या तो अपना कोई गुड्स बेच रहा होगा या सर्विस बेच रहा होगा। 2 एग्जाम्पल देती हूँ, जरूर डाल के आना अपने एग्जाम में, मैटर भी बड़ा हो जाएगा। किसी की दुकान है मिठाई की, कपड़ों की, तो वो सामान बेच रहा है, तो वो गुड्स में डीलिंग कर रहा है। सर्विसेज में क्या आ जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है, उसमें कोई सामान तो नहीं बेच रहे ना, हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी एक टाइप का बिजनेस ही हुआ, ठीक है। और बिजनेस में सर्विसेज के एग्जांपल वेयर हाउसिंग हो गया, ठीक है, जहाँ पे हम अपना सामान स्टोर करके रख सकते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो इंटेंजिबल हैं, जो कि इनविजिबल हैं, लेकिन उससे भी पैसा जनरेट होता है। प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज होता है कि हम लोग किसी चीज़ का प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम सामान को बेच सकें, और जिससे जो पैसा है फिर दोबारा प्रोडक्शन होगा। देखो ये सीरीज चलती रहती है, पहले प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद कंजम्पशन हो गया, उसके बाद फिर दोबारा प्रोडक्शन होगा, ऐसे चलता रहेगा। कॉन्टीन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग, ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने 6 महीने अपने दुकान पे कपड़े बेचे और उसके बाद वो घर बैठ गया 1 साल के लिए, फिर दोबारा दुकान खोल ली, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए उस बिजनेस के अंदर, तो ही वो बिजनेस में काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रॉफिट मोटिव तो है ही, आपको पता है, क्योंकि ये सब काम हो ही किस ले रहा है, प्रॉफिट से, प्रॉफिट के लिए हो रहा है। क्योंकि देखो अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट अगर इंक्रीज करेगा, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी ग्रोथ होगी, हम लोग बिजनेस के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, एक्सपैंड, जगह कम है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क तो आप लोगों को पता है कितना इंपॉर्टेंट है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। या तो हम ये सोचते रहेंगे कि लॉस होगा तो हम तो कभी बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे ना, इसलिए रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें कभी हो सकता है चोरी हो जाए, सामान क्या आग लग जाए, ये सब चीज़ें हमें उसके अलग से प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, लेकिन एलिमेंट ऑफ रिस्क तो होता ही है बिजनेस के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या हमारा बिजनेस करने का, तो इकोनॉमिक है, सोशल है, ह्यूमन है, ठीक है, ये सारे हैं, ठीक है। इसको एक बार समझ लेते हैं फटाफट से। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है, जो हमारा उद्देश्य है इकोनॉमिक का, वो तो यही है कि प्रॉफिट्स बनाना, ठीक है, नई मार्केट को एक्सप्लोर करते रहना, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा लाना, ग्रोथ और एक्सपेंशन करना। ये सब क्यों होता है, आजकल आप देखते हैं, हम कोई सा भी बिजनेस करते हैं, जैसे आजकल हम किसी से भी पूछें आसपास अपने कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहोगे, तो मोस्टली ज़्यादातर लोगों का यही आंसर होता है कि हम फास्ट फूड का करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। ये सब क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि आजकल हर कोई पर्सन इन चीज़ों पे स्पेंड करना चाहता है, लेकिन हर बिजनेस के अंदर कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ता है, उनको अच्छी चीज़ें देनी पड़ती हैं, कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी का गुड्स देना पड़ता है, ताकि वो बिजनेस में अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। एंड सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। भाई सोशल मतलब सोसाइटी से, आपको इसको याद रखना है, सोसाइटी,
क्योंकि सोसाइटी को अगर आपने खुश नहीं रखा तो आपको सर्वाइव करना मुश्किल है। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स टू बी कम्युनिटी, प्रोवाइडिंग गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। ऐसा कभी आप देखा है कि इधर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक दुकान है, यहाँ पे एक दुकान है, ठीक है, ये जो दुकानदार है, ठीक है, ये जो दुकानदार है और एक ये दुकानदार है, ये जो गुड्स है वो हमेशा प्राइस इसका हाई रहता है, ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो हर कोई किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, और इसके पास क्वालिटी भी ठीक होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमें रीजनेबल प्राइस हमारी सोसाइटी के लिए मैटर करती है। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर हो कि जो अगर इन्वेस्टर अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको अच्छे खासे रिटर्न मिल सके, राइट। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में बेसिकली आ जाता है हमारा कि एम्प्लॉय सोशल साइकोलॉजिकल मतलब सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए एम्प्लॉय को, वो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो वो प्रॉफिट को बना पाएगा ना। यानी कि अगर उसको अच्छा लग रहा है गुड्स, ठीक है, उसकी अटेंशन है खरीदने की, तो प्रॉफिट ज़रूर से ज़रूर बनेगा ही बनेगा। उसके बाद जो है हमारा अगला जो क्वेश्चंस है, मतलब ये इसी रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आप इसको पढ़ सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। इंडस्ट्री क्या होता है, एक बार इंडस्ट्री समझ लेते हैं। तो इंडस्ट्री में बेसिकली यहाँ समझाया गया, रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल मटेरियल प्रोसेस। इंडस्ट्री नाम से ही समझ आ रहा है कि ऐसी एक्टिविटी है बिजनेस की जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन, किसकी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें हम कस्टमर की नीड को, वांट को पूरा कर पाएँ और मटेरियल जितने भी रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए, राइट। तो इंडस्ट्री से कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जो यहाँ दिए गए हैं, जो मैं आपको एक एक करके समझाना चाहूँगी। सबसे पहले तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे है, और एक नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग है, एक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग है, और एक साइज़ ऑफ द एक्टिविटी है, मतलब हमारा जो इंडस्ट्री का साइज़ है वो छोटा है या बड़ा है। और उसके बाद आता है हमारा बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन। ये अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो आगे किस तरीके से डिवाइडेड है। तो सबसे पहले ए और बी पार्ट है। ए में आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये वो वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे माइनिंग, फार्मिंग, क्वेरिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सब की कैटेगरी आती है, जिसमें हम एक्टिविटी इंगेज इन डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे मिनरल्स, एनिमल, प्लांट्स, ट्रीज़, ये सब से एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें आती हैं फ्रॉम द सरफेस एंड बीनीथ ऑफ द सरफेस एयर, ये सारी चीज़ें। और जेनेटिव इंडस्ट्रीज़ में क्या आता है, जैसे कि सेल प्लांट्स हो गए, पॉटरी फार्म्स वगैरह हो गए, जैसे मुर्गी वगैरह का फार्म वगैरह आपने सुने होंगे, फार्म्स, फिश कल्चर, ये सब आता है। मैन्युफैक्चरिंग नाम से ही क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग में आता है एंगेज इन कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब हम यहाँ पे कच्चा माल का यूज़ कर रहे हैं, सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स देखते हैं, ठीक है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, शुगर की इंडस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। कंस्ट्रक्शन में नाम से ही क्लियर है, कंस्ट्रक्शन में आता है हम लोगों का जैसे ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टील, ये सब आता है। जैसे ब्रिज बनने का जैसे बोलते हैं ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, ये सब बनते हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। और इसके ना ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर बना लेना, समझ भी आ जाएगा इजीली किसमें क्या क्या आता है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये बस ऐसे ही टेबल सा है। कॉमर्स में हम लोग एक बात ये समझ लेते हैं, कॉमर्स की एक बार डिफाइन देख लेते हैं। ऑल द एक्टिविटी विच आर एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर ऑफ दीज गुड्स। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का जो लिंक है, जो इस्टेब्लिश किया जाता है, मेंटेन अ स्मूथ, है ना, ताकि फ्लो ऑफ गुड्स ईजिली हो सके, तो वो कॉमर्स है। कॉमर्स में हमने सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना, इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, इनके बारे में हम लोग एक एक करके जान रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ रहा है ट्रेड। ट्रेड मतलब हम लोग व्यापार जो कर रहे हैं, ट्रेड दो तरीके से होता है, एक होता है इंटरनल, होलसेल रिटेल होता है, मैं बता देती हूँ कौन कौन सा होता है। इंटरनल में क्या होता है, जब हम अपनी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जब बिजनेस कर रहे होते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो इंटरनल है, नाम से ही क्लियर है, इन मतलब अंदर, ठीक है, जैसे ये हमारी बाउंड्री है, इसके अंदर अंदर जब हम करते हैं, ठीक है। होलसेल क्या होता है, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग जो होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्वांटिटी का लेवल ज़्यादा होता है, तो उसे होलसेल बोलते हैं। रिटेल में क्वांटिटी कम होती है, जैसे आप अपने आसपास के स्टेशनरी की शॉप्स पे जाते हो पेन वगैरह लेने, तो वो रिटेल में काउंट होगा, किस में काउंट होगा, रिटेल में। लेकिन जो आपका दुकानदार है वो आगे जहाँ से बड़ी दुकान से लाता है, वो होलसेलर ट्रेड होगा, ठीक है, इस तरीके से है। एक्सटर्नल मतलब बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के बाहर यानी कंट्री की बाउंड्री के बाहर जब ट्रेड होता है तो उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। और जिसमें 3 टाइप से होता है, एक होता है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट मतलब हम कर क्या रहे हैं, व्हेन अ कंट्री बाय गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, कि हमारी कंट्री बाहर से मंगवा रही है, इम्पोर्ट कर रही है, मतलब मंगवा रही है, हमारी कंट्री को सामान चाहिए, ठीक है, सपोज ये इंडिया है,
हमारी कंट्री जो है यहाँ से सामान मंगवा रही है तो इम्पोर्ट है, हमारी कंट्री दूसरे को सामान दे रही है, एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया। री एक्सपोर्ट में क्या होता है, जिसे हम इंट्रीपोर्ट भी कहते हैं, यानी इसमें क्या होता है, एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री को जो है सेल किया जाता है। व्हेन द गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड द सेम आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री, ठीक है, ये होता है। नेबरिंग कंट्रीज वगैरह के एग्जांपल्स आप लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। एड्स टू ट्रेड में आता है, जैसे कि हम ट्रेड के लिए क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम लोग देखते हैं फ्लो ऑफ गुड्स, प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो ट्रेड कर पा रहे हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप ये सोचो, सामान बन जाएगा, वो गोडाउन में थोड़ी ना पड़ा रहेगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना ही ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ठीक है। उसके बाद है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सामान ऐसा नहीं होता जो एक दिन में बिक जाए, और कुछ सामान ऐसा होता है जो कि उसकी वैलिडिटी 2 या 4 दिन की होती है बस, जैसे सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, है ना, ये सब। इंश्योरेंस वगैरह भी लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत सफ़र करता है, कोई सामान ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, टूट जाए, ख़राब हो जाए, तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस करानी पड़ती है ताकि हमारा रिस्क जो है कम हो सके। एडवर्टाइजिंग करानी पड़ती है, नया नया बिजनेस को स्टार्ट करेगा, उसको कैसे पता होगा कि इस नाम से बिजनेस चल रहा है, तो नहीं, एड्स कराना, एडवर्टीजमेंट कराना। बैंकिंग में हम लोग बैंकिंग की फैसिलिटीज़ वगैरह भी लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से है। उसके बाद ये जो प्रॉपर पूरा चार्ट बना हुआ है, एक ही में इसका स्क्रीनशॉट लो आप पहले फटाफट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, अब लीजिएगा, ठीक है। तो यही था पूरे चैप्टर का, जो मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। सो उसके बाद आता है माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ इंटरप्राइज क्या होता है। इसके लिए आपको जो है बस एक ये टेबल देख लेनी है बस। देखो माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम है। सबसे पहले डिफरेंस क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी है प्लांट और मशीनरी पे, एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग और लैंड को हटा करके, ठीक है। और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। इसमें भी हमने लैंड बिल्डिंग को, एंटरप्राइज को हटा दिया है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो में आता है कि 25 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए हमारा, जबकि हमारा जो इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट है उसका जो मतलब एक तरीके से जो कैपिटल है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल में क्या होता है, 25 लाख से जो है 5 करोड़ से कम है, और जबकि इसमें कितना, मोर देन 10 लाख से लेके, बट डो नॉट एक्सीड 2 करोड़। मीडियम में आता है मोर देन ₹5 करोड़ बट नॉट एक्सीड ₹10 करोड़, और जबकि इसमें आता है हमारा मोर देन 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। तो इस तरीके से कुछ लिमिट्स दी गई हैं कि माइक्रो में कब काउंट होगा, स्मॉल में कब होगा और मीडियम में कब होगा, ठीक है। तो ये बस टेबल आपको देख लेनी थी, जो देख लेंगे आप। और तो मैंने पूरा करा दिया है आप लोगों को ये सारी, अगर आप टेबल्स वगैरह तो आप याद करेंगे, बाकी एक बार इसको भी देख सकते हैं, इसमें लाइन टू लाइन लिखा हुआ है काफ़ी चीज़ें जो आपको इजीली समझ आ जाएंगी। मैंने एक एक चीज़ समझा दी है। वेयर हाउसिंग आप लोगों को पता ही है वैसे क्या होता है ना। तो मैंने आपको पूरा का पूरा करवा दिया। ये क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैंने यूनिट 1 आपको बहुत अच्छे से करा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आराम से कमेंट कर सकते हो, आपका खुद का चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।